हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज कुछ वीडियोस में कर चुके हैं। इस पर मैं पहले ही आपको 4 पार्ट करवा चुकी हूं और ये हमारा 5th पार्ट है। वो 4 पार्ट करवाए हैं जो मैंने, वो सभी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो भी नेट कॉमर्स के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो इस यूनिट में कवर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक, वो सभी पर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और आने वाली वीडियोस में भी मैं करूँगी। तो ज़रूर देखिएगा बाकी की भी पिछली वीडियोस। और साथ ही सिर्फ नेट के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, या जिनका भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो सभी देखिएगा। सभी के लिए ये वीडियोस रेलेवेंट रहने वाली हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cost of equity share capital is more than cost of debt because जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है उसकी कॉस्ट डेप्ट से ज़्यादा होती है। क्या रीज़न है उसका? ए, इक्विटी शेयर आर नॉट इजीली सेलेबल। इक्विटी शेयर जो होते हैं क्या वो आसानी से बिक नहीं सकते। बी, इक्विटी शेयर हैव हाई रिस्क देन डेप्स। इक्विटी शेयर में जो होता है डेप्स के मुकाबले में ज़्यादा रिस्क होता है। सी, इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स डिविडेंड रेट। क्योंकि इक्विटी शेयर पर कोई फिक्स डिविडेंड रेट नहीं होता इसलिए। या फिर डी ऑप्शन है, जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर की वो डिबेंचर से कम होती है। तो क्या रीज़न है कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ज़्यादा होती है डिबेंचर्स से, डेप्ट से? तो देखिए, ये तो है नहीं कि इजीली बिक नहीं सकते, आसानी से इक्विटी शेयर को सेल किया जा सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास है शेयर्स, कुछ किसी कंपनी के इक्विटी शेयर, मैं उनको नहीं अपने पास रखना चाहती, मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मान लीजिए आप खरीदना चाहते हैं, आप मुझसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ओपन मार्केट में इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा। साथ ही डी में कह रहा है, जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लेस देन। ऐसा भी कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि डिबेंचर से कम हो फेस वैल्यू, ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये भी रॉन्ग है। बचा हमारे पास बी और सी। तो देखिए, वैसे तो दोनों ही होते हैं कि रिस्क ज़्यादा होता है इक्विटी शेयर में। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स डिविडेंड रेट नहीं होता, ठीक है। इसमें यही कहा है, डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि फिक्स अमाउंट से रेट दिया जाता है कि मान लीजिए हर साल 10% डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर साल दिया जाएगा इक्विटी शेयर पर। अगर प्रॉफिट्स किसी साल नहीं होंगे तो नहीं भी दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर के केस में क्यूमुलेट भी नहीं होता डिविडेंड, जैसा कि प्रेफरेंस में हो जाता है कि क्यूमुलेट हो जाता है, अगर किसी साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। तो इक्विटी में ऐसा भी नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? आंसर क्या होगा कि इक्विटी शेयर हैव हाई रिस्क देन डेप्स। डेप्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्क होता है इक्विटी शेयर में, ठीक है। क्योंकि इसके कई रीज़न है, सिर्फ एक डिविडेंड का ही रीज़न नहीं है। इस वाले में क्या है, सिर्फ डिविडेंड को रीज़न दिया गया है, सिर्फ डिविडेंड ही रीज़न नहीं होता, ठीक है। अगर डिविडेंड नहीं मिला, फिक्स रेट से नहीं मिला, ये भी रीज़न होता है। और साथ ही क्या होता है कि मान लीजिए किसी साल बिल्कुल भी ना मिले, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें फिक्स डिविडेंड रेट का कहा गया है। तो सिर्फ यही नहीं होता रिस्क, इक्विटी शेयर में कई रिस्क होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिविडेंड ना ही मिले या फिक्स रेट से ना मिले, ठीक है। और क्या है, जब कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही होती है, कंपनी बंद हो रही होती है, तो क्या है, पहले और लोगों को पैसा मिलता है, पहले डेब्ट्स को पैसा मिलता है, फिर प्रेफरेंस को मिलता है, फिर इक्विटी का नंबर आता है। तो तब तक मान लीजिए कंपनी के पास कोई एसेट नहीं बची है तो इक्विटी वालों को पैसा भी उनका वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, कई रीजंस है, इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे कि इक्विटी शेयर में हाई रिस्क होता है डेप्स के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेटिंग लीज आर मोस्टली डैश एग्रीमेंट्स। ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं? ए, शॉर्ट टर्म, बी, मीडियम टर्म, सी, लॉन्ग टर्म, या फिर डी, वर्बल। तो ऑपरेटिंग लीज मैंने आपको करवाया हुआ है कि किस तरह का होता है।
दो तरह की लीज होती है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग लीज होती है और एक हमारे पास फाइनेंशियल लीज होती है। फाइनेंशियल लीज जो होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है, सपोज 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लीज जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, और ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसे 1 साल के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, इस तरह से हो गई, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, वो ऑपरेटिंग लीज होती है। तो ऑपरेटिंग लीज क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म का एग्रीमेंट होता है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर। तो आपने अगर पूरी वीडियो देखनी है लीज पर तो मैंने करवा रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइज दैट। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है। तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, करंट एसेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है, ठीक है। यानी कि एसेट्स हमारे पास ज़्यादा होती है, करंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ कम होती है, तो ये पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास एसेट्स तो हैं कम और लाइबिलिटीज़ हैं ज़्यादा, ठीक है। तो हम जब ये कम होगी करंट एसेट तो उसमें से ज़्यादा करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे तभी ये नेगेटिव आएगी हमारे पास वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है, यानी कि हमारे पास करंट एसेट्स कम है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना है और अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। देखिए, ए है हमारे पास, लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे जो यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स एसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। बी, लॉन्ग टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करंट एसेट। लॉन्ग टर्म फंड्स जो यूज़ हो रहे हैं वो करंट एसेट के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर सी ऑप्शन है हमारे पास, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर फिक्स्ड एसेट। शॉर्ट टर्म फंड फिक्स एसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। डी, शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूज्ड फॉर करंट एसेट। शॉर्ट टर्म फंड्स को हम करंट एसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से किस सिचुएशन में हमारे पास हो जाएगा, देखिए अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, शॉर्ट टर्म फंड्स अगर हम करंट एसेट के लिए यूज़ कर लेंगे तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पर, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स में से ही हम करंट एसेट परचेज कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म फंड्स है वो करंट एसेट की तरह ही हो गए, तो उनमें से ही हम करंट एसेट परचेज कर रहे हैं, तो इससे वर्किंग कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यह तो सीधा सीधा कट हो गया, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग टर्म के हैं, हमें लॉन्ग टर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म की एसेट और लाइबिलिटी ली जाती है, यानी कि करंट एसेट और लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनको यूज़ करेंगे तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, लॉन्ग टर्म के हैं। अब रह गया हमारे पास सी ऑप्शन, शॉर्ट टर्म फंड्स को अगर हम फिक्स एसेट के लिए यूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स यानी कि करंट एसेट जो हो गई उसमें से हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कैश है, बैंक बैलेंस है, उसको उससे हम फिक्स एसेट खरीद लेते हैं, तो हमारे पास ये फंड्स तो कम हो जाएंगे, यहाँ पर करंट एसेट हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो एसेट किस में चली गई, फिक्स एसेट में चली गई, और इससे क्या होगा, हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, जिससे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा ये। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आ जाएगी, अगर हम शॉर्ट टर्म फंड्स से फिक्स एसेट परचेज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, गलत है। ए, अकॉर्डिंग टू वाल्टर द ऑप्शनल पे आउट रेशियो फॉर अ ग्रोथ फर्म इज 100%। वाल्टर के अनुसार जो ऑप्शनल पे आउट रेशियो होगी फर्म की वो 100% होगी, जो भी ग्रोथ फर्म है उसकी पे आउट रेशियो 100% होगी। बी, MM model asserts that the value of the firm is not affected whether the firms paid dividend or not। MM मॉडल जो है यानी कि MM assumption जो है उसमें क्या ये माना जाता है कि चाहे हम डिविडेंड दे चाहे ना दे, उससे फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता उससे। फिर सी ऑप्शन है, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू अचीव द गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छी डिविडेंड पॉलिसी से क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, एक अच्छा टूल है सही तरीके से डिविडेंड देना, इफेक्टिव डिविडेंड देना, इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी को अपनाना। इससे क्या होती है, कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होती है, वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। डी, बर्ड इन हैंड थ्योरी इन रेफरेंस टू डिविडेंड डिसीजन हैव बीन डेवलप्ड बाय मायरन गॉर्डन। तो बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या मायरन गॉर्डन ने दी थी, तो इनमें से कौन सा वाला रॉन्ग है वो हमें बताना है।
तो देखिए बाकी के तीनों सही हैं, बी, सी और डी। कि एमएम मॉडल यही कहता है कि चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, उससे फर्म की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है बिल्कुल। इफेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी से भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है, ये भी ठीक है। और बर्ड इन हैंड थ्योरी भी मायरन गॉर्डन ने दी थी, ये वाला भी ठीक है। लेकिन वॉल्टर, ये ए ऑप्शन जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाल्टर द ऑप्शनल पे आउट रेशियो फॉर अ ग्रोथ फर्म इज 100%, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें रॉन्ग वाला ही पूछा था, फॉल्स वाला ही। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का कौन कौन सा फॉर्मूला इनमें से होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला हमें वो बताना है। ए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सी परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीज का। देखिए ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ऑपरेटिंग लीज का। और क्या है सेकंड ऑप्शन में दे रखा है जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन को एक्सटेंड कर रखा है। ये कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये कंट्रीब्यूशन को ही लिखा हुआ है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और हम क्या बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये इसी को लिखा हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूले को ही एक्सटेंड कर रखा है बी ऑप्शन में, यानी कि ये वाला भी हो जाएगा हमारे पास। और क्या है हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये वाला डिग्री का होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीज का। तो ये वाला भी ऑपरेटिंग लीज का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, यानी कि ये तीनों के तीनों ही हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं ऑपरेटिंग लीज के। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी हैज़ इशूड 10% परपेचुअल डेप्ट, 10% इंटरेस्ट रेट वाले परपेचुअल डेप्ट इशू किए हैं 1 लाख के, और किस पर 5% प्रीमियम पर, जिस पर कि टैक्स रेट है 30% की। और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट वहाँ पर क्या होगी, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, KD। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई यानी कि इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख के जो हैं इशू किए हैं डेप्ट, और उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट हो गया हमारा 10,000 रुपीज़। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे यहाँ पर 10,000 इंटू में 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 30%, यानी कि 0.3 यहाँ पर टैक्स हो गया, डिवाइड बाय में नेट प्रोसीड, इसके डिवाइड में हम नेट प्रोसीड को रखेंगे। तो नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा, जितने हमारे पास इशू किया है डेप्ट 1 लाख के, और प्रीमियम पर किए हैं तो 5% वहाँ पर प्रीमियम हो गया, 1 लाख पर 5% प्रीमियम ऐड करके जो नेट प्रोसीड आएगा वो इसके डिवाइड में हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ जाएगा। देखिए 1 लाख पर 5% के हिसाब से 5% हो 5,000 हो गया, तो 1 लाख प्लस 5,000 यानी कि 1,05,000 नेट प्रोसीड आ गया, और 10,000 इंटू में 1 माइनस 0.3 ये कर दिया था। इस पूरे को अगर हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो हमारे पास 6.66% आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 6.66% हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाएगा। फॉर्मूला हमें ज़रूर याद रखना है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते सम को। ठीक है, नेक्स्ट है MM हाइपोथेसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच कोड ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। तो MM मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग, जो कैपिटल स्ट्रक्चर का MM मॉडल है, जिसे MM हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सी एजम्पशन जो है सही होंगी, और ये हमें कोड दे रखे हैं, करेक्ट कोड हमें बताना है। तो ए है हमारे पास कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। बी कहता है फर्म
बिलोंग टू इक्वल रिस्क क्लास, फर्म जो है इक्वल रिस्क क्लास को बिलोंग करती है। सी है देयर इज 100% डिविडेंड पे आउट रेशो, 100% डिविडेंड पे आउट रेशो है। डी है देयर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है नॉमिनल हैं, कम हैं। और हमें कोड सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला है ए और बी दोनों, सेकंड में ए बी और सी, थर्ड में बी सी और डी, फोर्थ है ए बी और डी। तो देखिए एमएम की एजम्पशन क्या होती है, एमएम मॉडल कहते हैं कि यस कैपिटल मार्केट जो है परफेक्ट होती है, ए वाला सही है। बी है फर्म बिलोंग टू इक्वल रिस्क क्लास, ये भी सही है, ये भी एजम्पशन है एमएम मॉडल की कि उसमें ये माना जाता है कि सभी फर्म जो है इक्वल रिस्क क्लास को बिलोंग करती है, यानी कि सभी फर्म में रिस्क जो है सेम है। थर्ड है देयर इज़ 100% डिविडेंड पे आउट रेशो, ये भी सही है, ये भी एजम्पशन है। उसमें ये माना जाता है कि सारा का सारा जो है डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशो है। और डी ऑप्शन गलत है कि देयर आर नॉमिनल कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये नहीं होता, वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, ये माना जाता है कि कोई भी कंपनी कर नहीं होगा, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा, ना कि नॉमिनल टैक्स होगा, कुछ भी नहीं होगा, टैक्स होता ही नहीं वहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये रॉन्ग हो जाएगा डी वाला। कौन से सही है कोड के अकॉर्डिंग, ए बी और सी सही है हमारे पास। ए बी और सी किस में है, सेकंड वाले में है, ए बी और सी ओनली, तो ये एजम्पशन होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल निकालने के लिए इसमें से कौन सा यूज नहीं होता। ए डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट, बी इक्विटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच, सी एक्सटर्नल यील्ड क्रिटेरियन, डी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कौन सा जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए यूज़ नहीं होता वो हमसे पूछा है। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ भी यूज़ होता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन भी होता है और CAPM मॉडल भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल यील्ड वाला यूज़ नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डज नॉट इंक्लूड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती। ए NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, बी बेनिफिट कॉस्ट रेशो, सी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ARR, डी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR। तो देखिए डिस्काउंटेड के लिए यूज़ होता है, हमें पता है NPV वहाँ पर यूज़ होता है, ARR भी यूज़ होता है और IRR भी यूज़ होता है, लेकिन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो नहीं यूज़ होती वहाँ पर। तो नहीं यूज़ होती वही पूछा था, नॉट इंक्लूड वाला पूछा है हमसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन से मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होता, यानी कौन सा मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। ए NPV, बी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सी IRR और डी ARR। तो कौन सा यूज़ नहीं करता, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। ARR यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। बाकी भी मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी और वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।